Good morning, everyone. Hope you all are doing good. In my last video, I have discussed with you all the income and expenditure method of calculating the national income. Today, I am here to discuss the theory portion of the chapter National Income. So, here we start with the first definition, that is factor income. What is factor income? Factor income refers to the income received by factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital, enterprise. लैंड पर क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलती है? वेजेस. कैपिटल पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर दैट इज अपनी एंटरप्राइज से क्या अर्न करता है? प्रॉफिट. तो ये जो भी इनकम्स रिसीव होती हैं फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम refers to the income received by factors of production for rendering factor services in the production process. It is received for providing factor services of land. किसी ने अगर लैंड की सर्विस दी है तो उसको बदले में क्या मिलेगा? रेंट. किसी ने अगर लेबर की सर्विस दी है तो उसको बदले में क्या मिलेंगी? वेजेस. किसी ने अगर कैपिटल, किसी ने अगर फंड्स प्रोवाइड किए हैं तो उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. और एंटरप्राइज दैट इज एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करता है? प्रॉफिट. एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो ये क्या है हमारे पास? दैट इज योर फैक्टर इनकम. Second definition is transfer income. Now what is transfer income? It refers to the income received without rendering any productive service in return. ये वो इनकम है जिसके बदले में हम कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, बट हमें ये रिसीव हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है तो दैट इज द ट्रांसफर इनकम. मैंने आज सच कोई सर्विस दी तो नहीं है ना, मुझे क्या मिली है? जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो अब्रॉड से मिले चाहे वो इंडिया से मिले, तो ये किस में इंक्लूड होगी? ट्रांसफर इनकम में. वन मोर थिंग, फैक्टर इनकम हमने सर्विस दे के अर्न करी है. इज इट क्लियर? लेकिन ट्रांसफर इनकम वन साइडेड इनकम है, दैट इज यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है. ट्रांसफर इनकम refers to the income received without rendering any productive service in return. एक बहुत अच्छा डिफरेंस है. एक होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन. एक पर्सन ने अगर कहीं सर्विस करी है, उसके बाद वो रिटायर हुआ है, तो उसने सर्विस दी है तभी तो रिटायर हुआ है. रिटायरमेंट पेंशन क्या है? फैक्टर इनकम है, क्योंकि कहीं सर्विस दी है तभी तो आज रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है. बट ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट जो ओल्ड पीपल हैं उनको एक हेल्प की फॉर्म में गवर्नमेंट उनको मंथली पेंशन देती है, दैट इज ओल्ड एज पेंशन, ताकि जो उनका रेगुलर का मेडिसिन का खर्चा है थोड़ा बहुत वो निकल सके. तो दैट इज ओल्ड एज पेंशन. ये नहीं है कि ओल्ड पीपल वहां गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करें तो गवर्नमेंट पे कर रही है, नहीं. गवर्नमेंट एक हेल्प की फॉर्म में ओल्ड पीपल को पेंशन पे करती है. दैट इज, इट कैन बी मंथली 1000, इट कैन बी 1500, इट कैन बी 2000. दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी. सो retirement pension is factor income and old age pension is transfer income.
It is a unilateral concept. What is unilateral? One-sided. It is not included in national income as it does not reflect any production of goods and service. क्या है हमारे पास कि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता क्योंकि किसी तरह की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई जीडीपी नहीं बढ़ रहा है. फैक्टर इनकम जो है वो हम क्यों, मतलब हम कहाँ से अर्न करते हैं? दैट इज कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, तो बदले में इनकम मिल रही है. फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इनकम दोनों में ऐड किया जाता है. इट कैन बी रिसीव्ड, जो ट्रांसफर इनकम है, इट कैन बी रिसीव्ड either within the domestic territory of a country or from abroad. Scholarship कहीं से भी मिल सकती है. Example of transfer income are old age pension, scholarship, unemployment allowance. जो बेरोजगार होते हैं उनको भी गवर्नमेंट अलाउंस देती है, that is unemployment allowance. Pocket money, तो ये सब किस में आते हैं हमारे पास? ट्रांसफर इनकम. Next is the difference between factor income and transfer income. Factor income, it refers to the income received by the factors of production for rendering the factor service. कहीं सर्विस दे रहे हैं, that is लैंड की सर्विस, लेबर की सर्विस. हमें प्रोडक्शन के लिए 4 ही फैक्टर्स की जरूरत होती है, that is लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. And transfer income is, it refers to the income received without rendering any productive service in return. ये जो इनकम है ये बिना किसी सर्विस के रिसीव होती है, सिर्फ रिसीव होती है, that is scholarship, pocket money. Second is फैक्टर इनकम को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम को दोनों में ही ऐड नहीं किया जाता क्योंकि इससे ना तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, किसी तरह की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है. फैक्टर इनकम क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है, सर्विस दी है तो कमाया है, लेकिन ट्रांसफर इनकम सिर्फ एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ रिसीव की गई है ट्रांसफर इनकम. इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, दैट इज लैंड के ओनर को क्या मिलेगी, क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा. लेबर को क्या मिलेंगी? वेजेस. तो ये कौन रिसीव करता है? ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और ये कौन रिसीव करता है? इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड. हाउस होल्ड कौन होते हैं? कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड कौन है? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल है, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल है, दैट इज योर स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. तो ये क्या था हमारे पास? दैट इज योर फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. Next topic is final goods and intermediate goods. Final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment. For example, goods purchased by the consumer household. दो तरह के goods हैं, that is final goods and the second one is your intermediate goods. Final goods वो goods होते हैं जिन्हें कौन परचेज करता है? फाइनली एक कंज्यूमर परचेज करता है. अगर मिल्क है, किसी डेयरी शॉप वाले ने परचेज किया फार्मर से, किसके लिए? आगे रीसेल करने के लिए, तो वो कहलाया जाएगा इंटरमीडिएट गुड. और अगर वही मिल्क फार्मर से एक कंज्यूमर ने परचेज किया फॉर कंजम्पशन, तो वो क्या कहलाया जाएगा? फाइनल गुड. इट इज रिटन गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड as they are meant for
फाइनल कंजम्पशन लाइक मिल्क परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड कौन है? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो क्या है हमारे पास कि मिल्क अगर किसने परचेज किया है? कंज्यूमर ने. दैट विल बी द फाइनल गुड. वी हैव स्टडीड दैट final goods are those goods which are used either for consumption or for investment. अगर किसी फैक्ट्री के ओनर ने मशीनरी परचेज की है तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है. तो दैट इज ऑल्सो अ फाइनल गुड. गुड्स परचेज बाय द फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म. तो वो क्या है हमारे पास? फाइनल गुड. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल. अगर कोई चीज होलसेलर से रिटेलर ने परचेज करी है तो वो गुड्स किसके बीच में है? प्रोडक्शन के ही. दैट इज योर एक प्रोडक्शन बाउंड्री में ही तो है. प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्शन करता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेज करके आगे रिटेलर को सर्विस देता है. दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस है. तो चाहे वो मैन्युफैक्चरर के पास हो, होलसेलर के पास हो, रिटेलर के पास हो, गुड्स किसमें है? प्रोडक्शन बाउंड्री में. जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं those goods are known as intermediate goods. It refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. ये वो goods हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? That is या तो रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फॉर रीसेल. डेयरी शॉप वाले ने मिल्क परचेज किया है क्या करने के लिए? आगे रीसेल करने के लिए. तो वो किस में आएगा? इंटरमीडिएट गुड्स में. सेकेंड थिंग, गुड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. दैट इज मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग द स्वीट्स. एक स्वीट शॉप के ओनर ने मिल्क परचेज किया स्वीट्स बनाने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए. तो ये क्या कहलाया जाएगा? दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड. एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड का. दैट इज फार्मर ए ने कॉटन की प्रोडक्शन करी और उसने वो कॉटन बी को दे दी. कितने की? 2000 की. बी ने उसी कॉटन से क्या प्रोड्यूस किया? दैट इज थ्रेड प्रोड्यूस किया. और बी ने सी को दे दिया वो थ्रेड. कितने में? 3000 में. सी ने उस थ्रेड से क्या प्रोड्यूस किया है? क्लॉथ प्रोड्यूस किया है. और फिर फाइनल कंज्यूमर को वो क्लॉथ सेल कर दिया. कितने में? ₹4500 में. ये जो 2000 है ये यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, ये यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहे हैं. एम आई क्लियर? सो दैट इज कि जो कॉटन है क्या है? इंटरमीडिएट गुड. जो थ्रेड है क्या है? इंटरमीडिएट गुड. क्लॉथ क्या है? फाइनल गुड. तो कहा ये जाता है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या होती है? ऐड होती है. तो इसीलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते. हम सिर्फ किसको ऐड करते हैं? फाइनल गुड्स को. क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट को भी ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा? दैट इज डबल काउंटिंग. कि एक ही चीज की वैल्यू बार बार काउंट हो रही. अगर देखो, अगर हम सबकी इनकम लेके चलने लग गए, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स की भी अगर हम वैल्यू लेते हैं 2000 प्लस 3000 प्लस 4500 तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? तो इसीलिए रूल है दैट इज नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड किया जाता है?
फाइनल गुड्स की वैल्यू को. नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स. They are generally purchased by one production unit from another production unit. That is, intermediate goods हमेशा किसके बीच में रहते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के बीच में रहते हैं. They have derived demand. Intermediate goods की डिमांड क्या होती है? derived होती है. What is the meaning of derived demand? That is कि डिमांड डिपेंड करती है किस पर? फाइनल गुड्स पर. They have derived demand as their demand depends on the final goods. Next, durable goods like trucks, aircraft, vehicles purchased by the government. अगर ये जो goods हैं किसने परचेज किए हैं? गवर्नमेंट ने. किसके लिए? मिलिट्री पर्पस के लिए. फॉर मिलिट्री पर्पसेस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स as they are used to produce defense services. क्योंकि ये किसके लिए हैं? डिफेंस की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो क्या हो रही है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विस. तो इसीलिए ये जो गुड्स हैं, दैट इज योर ट्रक, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, इसे किसमें मतलब ये क्या माने जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे. ये फाइनल गुड्स नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ये क्या? इंटरमीडिएट गुड्स. That is, I am repeating once again, durable goods like trucks, aircraft, vehicles, etc. purchased by the government. अगर इन्हें कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर परचेज करता है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है. बट अगर गवर्नमेंट परचेज करिए किसके लिए? फर्दर डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज फॉर मिलिट्री पर्पस. तो वो किस में आएगी? वो कोई मार्केट सेल के लिए नहीं है. तो वो किस में आएगी? दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड्स में. As I have told you that intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Now, what is this for further production in the same year? Goods used up in the same year are intermediate goods. It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year. If they remain for more than 1 year, then they are treated as final goods. An example is given. Suppose X Limited purchases 10 tons of coal in 2018 for making glasses. Only 7 tons coal was used up in 2018. When we were doing the expenditure method, what we did, that is change in stock को हमने क्या किया था? ऐड किया था. क्या था चेंज इन स्टॉक? जो ईयर एंड पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो स्टॉक बच गया है उसे हमने क्या किया था? ऐड किया था. किसमें? नेशनल इनकम में. वही चीज है. Suppose X Limited purchases 10 tons of coal in 2018 for making glasses. Only 7 tons coal was used up in 2018. Now 7 tons will be taken as intermediate goods because ये 7 tons की जो कॉस्ट है वो किस में ऐड हो चुकी होगी? ग्लास में. बिकॉज ग्लास मेकिंग के लिए तो यूज हुआ है ना, तो वो फाइनल गुड में ऐड हो चुकी होगी. And the remaining 3 tons, that is 3 tons अभी यूज नहीं हुआ है, तो स्टॉक है, that is change in stock, will be treated as final goods and it will be included in the national income. Intermediate goods को हम national income में ऐड नहीं करते because intermediate goods production boundary में होते हैं और intermediate goods की cost किस में ऐड होती है? फाइनल गुड्स में. तो हम सीधा फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में ऐड करते हैं. बट द थिंग इज goods used up in the same year are intermediate goods and the remaining goods will be treated as final goods and those goods will be included in the national income. That is 7 tons coal will be taken as intermediate goods because 7 ton coal was used up in 2018 and the remaining 3 tons coal will be treated as final goods and it will be included in the national income.
Please go through the topic. Thank you.